अध्याय दूसरा। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने क्या किया, उसे हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई यानी 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अभी आगे क्या हुआ, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। अभी दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के इस विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। अभी इसकी वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। अब प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। अब इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अभी आगे क्या हुआ, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अभी किस तरह से उन्होंने अपना राज किया। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों भी थे और लेकिन इससे इससे कुछ और भी फायदे हो रहे थे उनको कि कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर दी थी और 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास, जो आज का चेन्नई है, वहां पे वो आया था और उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 404 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकृत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन उसने बाद में आत्महत्या कर ली। अभी आगे देखते हैं, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से लेकर 1857 के इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है।
किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। किस तरह से किया देखते हैं हम लोग। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए और ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अभी अगला राजा कौन होगा इसके बारे में वो जान रहे थे। अगला राजा कौन होगा, अभी किस पद पर किसको बिठाया जाएगा और इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। और कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी और उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा भी देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अभी उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से लेके 1805 तक उसकी कारकिर्द थी, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने के लिए इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। भी आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। तो जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया था। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, उनका शासनकाल था 1761 से लेके 1782 तक और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, उनका शासन था 1782 से लेके 1799 तक का। और जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। अभी सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। अभी टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण उसने किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत टीपू सुल्तान के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं।